हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्कस स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ 3 या 4 टॉपिक्स कवर किए थे। उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो ऐसे थे कि पहले हमने पढ़ा कि ये जो टर्म है नेशनलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का आखिर मतलब होता क्या है। इसको जानने के बाद हमने ये समझा कि कहीं भी अगर नेशनलिज्म की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है, और नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंटल फिलॉसफी है, जो सेंटिमेंट्स है, वो कैसे निकलते हैं। फिर उसको हमको रिलेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और फिर ऐसे ही हमने 3-4 टॉपिक्स को कवर किया। आज की इस वीडियो में हम आगे चलते हुए इस चैप्टर में इन 5 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 5 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके सामने देखिए ये लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। माने की बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई उससे जो नेशनलिज्म निकलता है वो हम फ्रांस में देखते हैं कि कैसे रेवोल्यूशन होती है और कैसे नेशनलिज्म की सेंटीमेंट को लेकर के वहां के लोग आगे बढ़ते हैं। बट अगर हम एंटायर यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे नेशनलिज्म की भावना को कैसे स्प्रेड किया गया, क्या क्या जो है एक लीडिंग जो है एजेस थे, क्या क्या ऐसे परिस्थितियां हुई जिस वजह से नेशनलिज्म की सेंटीमेंट लोगों में, आम लोगों में, कॉमन पीपल में जो है हमें दिखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसकी क्या जो है एक कहानी है इसके बारे में कि एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बीच में क्या संबंध था, क्या कैसे बातें आगे बढ़ी। फिर हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, तो इसके बारे में जो ये फिलॉसफी है ये क्या कहती है और ये फिलॉसफी कैसे अटैच्ड है यूरोप से, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और फिर समझेंगे कि व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म, कि उदार राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। और इस सब के बीच में हम इन टर्म्स के बारे में समझेंगे कि आखिर इन टर्म्स को लाया क्यों गया, व्हाट वाज द नीड ऑफ द टर्म्स। हम डायरेक्ट भी तो कोई चीज कह सकते थे, जैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविक्स में डेमोक्रेसी तो बताऊंगा कि डेमोक्रेसी आज हम जो पढ़ते हैं वो कैसे निकली। और लास्ट हम इस वीडियो में लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है द यूनिफिकेशन। अब द यूनिफिकेशन क्या है इसको हम जब इसमें पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहली चीज ये है कि अगर आपने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाके देखिए, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले आपको पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए होता क्या है, पहला टॉपिक जो हमारा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 18th 19th सेंचुरी के बीच की, या 17th और 18th सेंचुरी की बात करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे हम बता रहे हैं कि मिड 17 टू मिड 18, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 1750 से 1850 ये वाला जो एरा है, हम इस 100 इयर्स की बात कर रहे हैं। अब इस 100 ईयर में होता क्या है, देखिए नेशनलिज्म हमने समझा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलता है, राष्ट्रवाद की भावना फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलती है। अब होता क्या है कि फ्रांस एज अ कंट्री या फ्रांस एज अ टेरिटरी बोला जाए अगर, तो वहां तो लोग अपनी कठिनाइयों से परेशान होकर के वहां पे रेवोल्यूशन करते हैं, और उन रेवोल्यूशन में वो एक दूसरे से जो परस्पर संबंध बना लेते हैं, एक इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक इक्वलिटी की भावना समझते हैं कि वाई आरंट वी इक्वल, एक्चुअली वी ऑल आर इक्वल एंड इफ वी बोथ हैव सेम डिफिकल्टी। अब मैं बात समझ आता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और एक आप हैं, एग्जाम होता है और आपका और आपके दोस्त का नंबर सेम है। इस केस में मान लेते हैं कि कम है, तो अब आपका और आपके दोस्त का दर्द एक ही है, दुख एक ही है कि भाई तेरा भी कम नंबर है और मेरा भी कम नंबर है। बट इन दी अदर सिनारियो, अगर यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, आपके अच्छे मार्क्स हैं, ऑन दी अदर हैंड आपके दोस्त के खराब मार्क्स हैं, तो अब कठिनाई एक नहीं है। तो दोस्त को लगेगा कि यार तुमने तो गद्दारी कर दी, दोस्त जब हम थे तो हमारे मार्क्स तो एक होने चाहिए थे।
लेकिन पहले सिनारियो में जब दोनों के मार्क्स एक हैं तो दोनों एक इक्वलिटी, समानता की भावना स्टैब्लिश करना चाहेंगे, और अगर उनको इस अपने क्राइटेरिया से दर्द हुआ, पेन हुआ, तो बोथ मिल करके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे कि भाई हम दोनों मिल करके एग्जाम की तैयारी करते हैं और दोनों इस बार अच्छा नंबर लाएंगे। मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान का सेंटिमेंटल थॉट प्रोसेस, मानिए आप इसको अगर, कि इमोशनल थॉट प्रोसेस या इमोशनल जो है, एक तरीके से कहें कि इमोशनल जो उसका इस समय का क्राइटेरिया है, जो इमोशनली वो फील कर रहा है, अगर उसी इमोशन वाला उसके साथ कोई दूसरा मिल जाता है तो एक वो लिंकेज महसूस करता है कि हमारा और आपका दर्द एक है भाई, हमारा और तुम्हारा दर्द एक है, चलो इस दर्द को खत्म करने के लिए हम एक साथ काम करते हैं। और इसी एक साथ के काम करने वाली भावना को हम कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म आ गया। इस केस में क्या हुआ कि अपने दुख दर्द को खत्म करने के लिए हम राष्ट्र से समर्पित ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि राष्ट्र की स्ट्रक्चर ही बदल जाए और एक जो समानता की भावना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेब्लिश किया जा सके। तो ये बात तो फ्रांस में चल रही थी। बाकी यूरोप की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, देखिए पहले अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे, अगर मैं बात करूं 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी के यूरोप की बात करेंगे, तो बड़े छोटे छोटे किंगडम्स थे। अब देखिए होता क्या था, ऐसा नहीं था कि एक किंगडम में एक ही रिलीजन, कास्ट या एथनिसिटी के लोग रहते थे। अब अलग अलग किंगडम, एक ही किंगडम में अलग अलग रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। अब आपका यहां एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर जब किंगडम है तो कैसे अलग अलग कास्ट के लोग रहेंगे, क्योंकि पहले परंपरा थी स्लेव्स की। अब मान लीजिए कोई एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है तो वहां से स्लेव्स लेके आता है, कुछ को अपने यहां रख लेता है, कुछ को बेच देता है। अब वो जो स्लेव आया है उसका रिलीजन कुछ और हो सकता है, उसकी कास्ट कुछ और हो सकती है, उसकी एथनिसिटी तो कुछ और है ही है, लेकिन अब वो क्या हुआ, वो नागरिक हो गया उस पर्टिकुलर किंगडम का। जब इसके डिसेंडेंट्स आएंगे, मतलब इसकी आगे की जो एक कहेंगे कुल चलेगा आगे, इसके आगे के बच्चे आएंगे, तो हो सकता है तब तक कि ये स्लेवरी जो खत्म हो गई और अब ये क्या कहलाएंगे, इसी पर्टिकुलर किंगडम के नागरिक। तो बात ये समझ में आती है कि जो ये स्लेव परंपरा थी, इसके वजह से भी एक किंगडम में ही अलग अलग लोग रहते थे, पार्ट 1। लेकिन क्या यही रीजन हो सकता है? नहीं। तो अब दूसरा रीजन क्या होगा जिससे कि हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग कास्ट, रेस और एथनिसिटी के लोग एक किंगडम में। दूसरा मेन रीजन ये हो सकता है कि ये जो किंगडम्स होते थे, जो अलग अलग किंगडम्स होते थे, इनका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो था टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपनी सीमाओं को हमेशा लगातार बढ़ाते रहना। अब सीमाओं का अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यू हैव टू कैप्चर अनदर किंगडम। एग्जाम्पल, अगर हम अपने इंडिया का एक्सपेंशन करते हैं तो भाई अगल बगल के देशों को कब्जा करेंगे तभी तो एक्सपेंशन करेंगे, जैसे चाइना करता है, जैसे उसने तिब्बत को किया, जैसे करंट सिनारियो में रशिया करना चाह रहा है यूक्रेन का। तो आप जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं देन यू आर टॉकिंग अबाउट कैप्चरिंग अनदर टेरिटरी। जब आप दूसरे के किंगडम्स को कैप्चर करेंगे तो वहां के लोगों को भी तो आप अपनी किंगडम का पार्ट बना लिए, और जब वो लोग आपकी किंगडम का पार्ट हो गए तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपके रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या आपकी एथनिसिटी को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अब चूंकि आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है तो अब वो भी आपके किंगडम में आ गए। तो कई सारे कारण थे अलग अलग रिलीजन, कास्ट के लोगों का एक ही किंगडम में मिलना। अब ये लीड क्या कैसे करता है बताता हूं। सपोज करिए कि कोई अलग रिलीजन या कास्ट का इंसान है जिसको एक पर्टिकुलर किंगडम के लोगों ने एनेक्स किया, वॉर के थ्रू कब्जा किया, अब वो उस किंगडम का पार्ट हो गया। लेकिन क्या कभी भी वो इंसान अब जिस किंगडम का पार्ट है युद्ध के द्वारा, क्या उसको अपना देश या अपने अपने लोग मानेगा? नहीं। वो हमेशा ये सोचेगा कि इस किंगडम में मेरे साथ गलत किया,
मेरे लोगों के साथ गलत किया और जबरदस्ती अपनी पावर के बेस पे हमको अपने में मिला लिया। और इस किंगडम में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए किंगडम है और ये कई सारी किंगडम से मिलकर बना, अब इसमें रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो कभी भी एक बात सोचिए, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे नहीं। क्यों? अभी जो मैंने बात बताई दो फ्रेंड वाली, इन दोनों किंगडम्स के लोगों के बीच की परिस्थितियां जो रहेंगी वो अलग रहेंगी। अगर कोई एक इंसान इस किंगडम में रहने वाला कुछ भिन्न परेशानियों से को फेस कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके बगल में रहने वाला इंसान को भी वही परेशानी हो। तो जब परेशानियां अलग हैं, आवश्यकताएं अलग हैं, तो जुड़ाव तो महसूस होगा नहीं, और जुड़ाव नहीं महसूस होगा तो इक्वालिटी की भावना नहीं महसूस होगी। ये मेजर कारण था कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न बड़े बड़े जो देश हैं वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अब चूंकि ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे तो इनमें अलग अलग लोगों, अलग अलग जाति, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। उनके पास कोई ऐसी चीज थी ही नहीं कि वो एक दूसरे से इंटरपर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश करके सेंटिमेंटल ग्राउंड पे ये एक इक्वलिटी को महसूस कर सके कि आई एंड ही हैज द सेम प्रॉब्लम एंड वी बिलोंग टू अ सेम ग्रुप, सो वी शुड फाइट टुगेदर। ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। तो जब ऐसी कोई चीज नहीं थी तो क्या कभी भी नेशनलिज्म आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब सेल्फ बिलोंगिंगनेस की भाव नहीं रहेगा तो वहां नेशनलिज्म की भावना, वी कैन नॉट डराइव दैट फीलिंग। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण थी कि ये जो थे कई सारी किंगडम्स वाली थी। अब क्या होता है, देखिए होता क्या है कि यूरोप में जो है ना ऑटोक्रेटिक मोनार्की रहती है, जो चाहेंगे वही करेंगे। और इसमें क्या होता है कि पीपल डाइवर्सिटी, मतलब होता है कि अभी जो मैंने बात किया, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग एथनिसिटी को फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग उस किंगडम्स में रह रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर किंगडम में ही कई सारे रिलीजन के लोग या कास्ट के लोग या एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। सो दे आर नॉट फीलिंग द सेम बिलोंगिंगनेस। उसके बाद जो है कि उनके पास, देखिए ये टर्म था कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, इस बेस पे कोई रिकॉग्निशन नहीं रहता है। जो अभी मैंने बात की कि जब एक किंगडम में रहने वाले हर इंसान की आवश्यकताएं अलग है, उनका पेन अलग है, उनका दर्द अलग है, तो कॉमन बिलोंगिंगनेस की भावना आएगी ही नहीं। और अगर ये भावना नहीं आएगी तो नेशनलिज्म की भावना को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बट यार अ बिग बट इज देयर, एंड व्हाट इज द बट? बट ये है कि चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप कहेंगे सर अगर ये सारा सिनारियो व्हाट यू आर सेइंग वाज राइट एंड वाज हैपनिंग इन यूरोप, देन व्हाट वाज द नीड, या व्हाट वाज द, यू कैन से दैट स्पार्क दैट जनरेटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और ये स्पार्क क्रिएट कैसे होता है? क्रिएट तो होगा क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर की हेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म तो डेफिनेटली इन सब जगहों पे आएगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से तो हम इसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो वो क्या परिस्थितियां थी जिसने यूरोप के लोगों के अंदर ये भावना लगाई कि वी बोथ आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल, वी हैव द सेम प्रॉब्लम, सेम बिलोंगिंगनेस की भावना कैसे आती है? देखिए होता क्या, लगभग बात करते हैं 18th सेंचुरी की। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीड करना है कि द एरिस्टोक्रेसी, द न्यू मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, ये एरा भी यही वाला हो। इंग्लैंड में क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा पहले होता है। रीजन बीइंग कि इंग्लैंड के लोगों ने, या यू कैन से दैट ब्रिटेन के लोगों ने कॉलोनीज हर जगह बसाई थी, तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना उनके लिए ज्यादा इजी और कन्वीनियंट था। एंड टू प्रमोट देयर इंडस्ट्री दे ब्रॉट दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम अ कंट्री दैट वाज देयर कॉलोनी एट दैट टाइम एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू देयर कंट्री।
and distributed it among their industries at a very low cost, which led to the production of the good at a very low cost and selling of that good at a very high margin. हिंदी में बोला जाए तो यूरोप की कॉलोनी, यूरोप में इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसमें औद्योगिकरण, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत जल्दी हुआ। क्यों हुआ? उस समय इंग्लैंड के पास सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी। अब चूंकि कोई कंट्री जो आपका गुलाम है, वहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि देयर इज नो वन टू अपोज यू। और उस एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल को आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया अपने देश में। वहां जो बिजनेसमैन फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, उनको आसान और सरल और कम पैसे में वो रॉ मटेरियल दिया। जब रॉ मटेरियल कम पैसे में पहुंचेगा तो जो गुड फाइनल प्रोड्यूस होगा वो भी कम रेट में प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि उस गुड की मार्केट वैल्यू अदर जगहों पे ज्यादा है, तो हाई मार्जिन पे मैंने उसे बेचा। वो मार्जिन कहां आया? मेरी कंट्री में। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि हमने पहले भी मतलब आगे पढ़ेंगे और पहले भी जाना है 8th में भी, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पूरे यूरोप में होता है, क्योंकि कॉलोनीज तो पूरा यूरोप बनाया। तो आगे चल के यूरोप ने भी कॉलोनीज बनानी शुरू की। और आप विश्वास मानिए कि जैसे जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, आप ये समझ लीजिए कि जो मोनार्की थी ना, एक कहावत है कि एक बात होती है कि कुल्हाड़ी आके आपके पैर पे लग जाए, और दूसरा टर्म होता है कि आप अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके यूरोप में मोनार्की ने यही किया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? बताता हूं क्यों कह रहे हैं। अभी बात समझिए, जब मोनार्की थी तो कोई बेसिक ट्रेडिंग का कोई एक पैटर्न नहीं था। जिसके पास पैसा है और जिसके पास प्रभुत्व है, यानी कि वेल्थ के साथ साथ अगर आपका लिंक भी है, तो ही आप ट्रेड करने के लिए एक बेनिफिशियल बिजनेस था ट्रेड, कि ट्रेड से पैसा मिलेगा। क्योंकि आपका लिंक नहीं है तो आपको जगह जगह पे परेशान किया जाता था। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये निकलता है कि ट्रेड उस समय वही करता था जो या तो राजा या राजा के किसी भी तरीके के सर्कल से इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने संबंध रखता है। अब ऐसे कितने लोग हैं? कुछ मुट्ठी भर, 2 4 5 10 20 50 100। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या होगी? वो वही करेगी जो या तो राजा कहता है, वो या तो राजा के बगल में बैठने वाले इनके साथ वाले कहते हैं, या तो जो ये ट्रेडर कहता है। और ये क्या कहते थे कि भाई ये मेरा ग्राउंड है, आओ इसमें खेती करो, जो मन करेगा दे दूंगा। तो यहाँ पे अभी सोशल क्लास जो था ना, आप अगर मेनली देखें तो सोशल क्लास 2 ही भाग में विभाजित था। एक पहला रिच, और रिच में वो आते थे जो राजा से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव रखते, और दूसरा क्लास था पुअर, जो इन लोगों के लिए काम करते थे। जो आज हम पढ़ते हैं एज अ मिडिल क्लास, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। और किसी भी सोसाइटी को चेंज करने का अगर हम बोलते हैं कि ओवरऑल ग्राउंड कौन तैयार करता है, तो वो हमेशा मिडिल क्लास होता है। रीजन इज कि मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जो एजुकेटेड भी होता है, जिसके पास एक आय और इनकम का एक निश्चित स्रोत भी है। तो जिसके पास एजुकेशन और जिसके पास इनकम होगी, वो क्वेश्चन करेगा। इसी क्वेश्चन करने की वजह से जो चेंज आया यूरोप में, और ये क्वेश्चन जब तक नहीं हुआ तब तक मोनार्की अपने प्रभुत्व पे चल रही थी, अपने शिखर पे चल रही थी। तो ये मिडिल क्लास आया कैसे? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यूरोप में, मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, टेक एन एग्जांपल कि आपको कोई फैक्ट्री लगानी है। अब उस फैक्ट्री की आउटपुट यूनिट को सेट करने के लिए आपको जमीन चाहिए, मिल जाएगी राजा से। आपको पैसा चाहिए, मिल जाएगी राजा से। आपको रिसोर्स चाहिए, मिल जाएगी राजा से। बट इज जो आपको वर्क फोर्स चाहिए वो राजा नहीं दे पाएगा, वो आपको लानी पड़ेगी। अब उस वर्क फोर्स में भी मान लीजिए कुछ मजदूर है,
क्या एक आउटपुट को चलाने के लिए सिर्फ मजदूर की जरूरत है? नहीं, आपको एक पढ़े लिखे इंसान की भी जरूरत होगी। तो पहली तो गलती ये हो गई कि वो इंसान जो पढ़ा लिखा था वो आया आपके पास काम करने के लिए। हो सकता है इनिशियली वो पढ़ा लिखा इंसान इनसे संबंधित रहा हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, ये मजदूर जो रोज काम कर रहे हैं, जो कभी इनको 10-5 रुपया अपनी मर्जी से देते थे, अब इनके पास इनकम का एक फिक्स स्रोत है, एक फिक्स आय है कि हम काम करेंगे तो हमको 10 रुपया मिलेगा। अब जब ये समझ गए कि 10 रुपया रोज का हम कमाते हैं, यानी कि महीने का 30 दिन काम किए तो हम 300 रुपया कमा लिए, तो 300 कमा करके हम अपने बच्चे को 50 रुपए में पढ़ाएंगे। अब जब वो बच्चा पढ़ने लगेगा तो फिर वो एजुकेटेड एलीट क्लास में आना शुरू होगा, और अब वो करेगा क्वेश्चन, और जब ये पढ़ लेगा तो हो सकता है शायद कल जो इंजीनियर मोनार्की से संबंधित थे, आज वो इंजीनियर नॉर्मल आदमी होगा, तो उसके पास इनकम का ज्यादा स्रोत आना शुरू हुआ। तो जब पैसा आना शुरू हो गया तो एक नया वर्ग आया, मिडिल क्लास। अब जब मिडिल क्लास वर्ग यूरोप में पैदा होता है ना, तो वो देखता है कि वी आर डेल्ट विथ रॉन्ग हैंड्स, हमें गलत तरीकों से जो है डीलिंग की जा रही है मेरे साथ। अब इस क्षेत्र में जब मिडिल क्लास आता है तो मिडिल क्लास एजुकेशन है, वो क्वेश्चन करना शुरू करता है कि भाई यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू गवर्न नेशन, हमारे साथ आप कुछ करिए। और इस मिडिल क्लास की जो डिमांड रहती है वो डिमांड ही रहती है लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद। उदारवाद का मतलब है, उदारवाद दो सोसाइटी, दो कैटेगरी से, एक लिबरलिज्म सोसाइटल और एक लिबरलिज्म इकोनॉमिकल। मतलब क्या है सोसाइटल और इकोनॉमिकल का? सोसाइटल लिबरलिज्म का मतलब है कि जो अभी तक मोनार्कीज अपने मन से काम कर रही थी, अब वो मिडिल क्लास कहता है कि भैया बस माफ करो, हो गया, हमें कुछ राइट्स दी गई हैं, हम एक इंसान है, एक मनुष्य है, एक ह्यूमन है, वी हैव सम राइट्स, हमें वो राइट्स दो, जबरदस्ती का हस्तक्षेप आप मत करिए हमारी पर्सनल लाइफ में। तो उदारवाद कहता है कि भाई जो मनुष्य है उसको कुछ आप एक ऐसी लीनियंसी दीजिए, फ्रीडम दीजिए, लिबर्टी दीजिए, लिबर्टी टू लिव, लिबर्टी टू अर्न, लिबर्टी टू फॉलो एनी रिलीजन, लिबर्टी टू लिव फ्रीली। इन सब लिबर्टी की बात करता है लिबरलिज्म। सोशली अगर हम टर्म वाइज करते हैं कि सोशल लिबरलिज्म, इसको अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास की डिमांड ये थी कि भाई हमारे पास पैसा है, नौकरी है, रोजगार है, सब कुछ है, माई बाप हमको माफ करिए, आप जबरदस्ती की चीजें मेरे ऊपर मत थोपिए। आप राजा हैं, बस आपके राजत्व को बढ़ाए रखने में और बनाए रखने में हमारा ही वो पैसा है जो हम टैक्स के रूप में आपको दे रहे हैं। तो राजा भी सोचा कि भाई बात तो सही है, तो कुछ हम उदारीकरण करते हैं, कुछ छूट इनको देते हैं। ये सोशल लिबरलिज्म की बात हुई। अब इकोनॉमिकल लिबरलिज्म क्या था? जैसे कुछ लोग जब मिडिल क्लास के नौकरी करना शुरू किए, उसमें कुछ ऐसे हुए जो कुछ पैसा नौकरी से बचा लिए, कुछ अपने दोस्तों से ले लिए, कुछ इधर उधर से उधार ले लिए, और कहे कि अब हम इंडस्ट्री सेट करेंगे, बिजनेस करेंगे। मतलब कुछ इसी मिडिल क्लास में से बिजनेस करना है। अब बिजनेस उसके लिए आसान था जो यहां राजा से जुड़ा हुआ था। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हमको मार्केट लिबरलिज्म कीजिए, मार्केट को लिबरलाइज करिए, मार्केट को उदारीकरण करिए, यानी कि इंडस्ट्री सेट करने के लिए अपने रूल्स में परिवर्तन करिए, कुछ लीनियंट रूल लाइए, जैसे एक आम आदमी भी बिजनेसमैन बन सके। पार्ट 2 कि अगर इंडस्ट्री सेट हो जाती है तो मार्केट एक्सेस में, यानी कि हम अपना सामान कहीं भी बेच सके, इसके लिए भी हमको एक
स्पेसिफिक लिबर्टी दीजिए, हमको ऐसा एक आसान तरीका दे दीजिए, हमको राइट दीजिए कि हम अपना सामान यहाँ बना रहे हैं और जहां मेरे सामान की डिमांड है हम बेच सकें। तो सोशल लिबरलिज्म था अकॉर्डिंग टू, अगर लिबरलिज्म के हिसाब से चलते हैं तो सोशल लिबरलिज्म था सोसाइटी में जो मिडिल क्लास या नॉर्मल पीपल हैं उनको राइट्स लिबर्टी के लिए फाइट हुई, जो उनको लिबर्टी देने के लिए जो बात हुई वो सोशल लिबरलिज्म है। और उसी क्लास से निकला जो बिजनेस क्लास, जो मिडिल क्लास से निकला बिजनेस क्लास, उसको मार्केट की एक्सेस देने में, इंडस्ट्री को सेट करने में जो फ्रीडम और लिबर्टी की बात की गई, उस बात को हमने टैग किया इकोनॉमिक लिबरलिज्म में। तो लिबरलिज्म इन होल था, लिबर्टी की बात करता था, उदारीकरण की बात करता था कि लोगों को कुछ उदार, जैसे होता है ना कि आप बहुत उदार हैं, लोग कहते हैं कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है, जो लोगों की मदद करता है, तो कहते हैं आप बहुत उदार हैं, यू आर वेरी, कहते हैं कि यू आर वेरी हेल्पिंग नेचर, आप बहुत उदार हैं। मतलब क्या है कि आपके अंदर एक भावना है कि अगला भी मनुष्य है, उसकी जरूरत अगर वो नहीं, उसको कोई जरूरत है और भगवान ने मुझे केपेबल बनाया है तो आई शुड हेल्प हिम। मतलब आपने उसको अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद की। वही काम लिबरलिज्म कह रहा था कि राजा अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को राइट दे कि लोग भी फ्रीली रह सके। ये बात थी लिबरलिज्म की। अब ये क्या होता है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? जब मिडिल क्लास आ गया, सोसाइटल लिबरलिज्म की बात हो गई, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की बात हो गई, तो लिबरल नेशनलिज्म मतलब उदार राष्ट्रवाद की बात यह है कि अब यहां जो है ना, ये लोग ये नहीं कहेंगे कि मारो काटो, जो मन करे वो कर दो, युद्ध कर लो, राजा को हटाने के लिए रेवोल्यूशन करो, नहीं। यहां बात होगी कि छोटे छोटे क्लब बनाना, लोगों से संवाद करना, लोगों को एजुकेट करना कि भाई देखिए आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं, आपका ये राइट है, आप इसके लिए आवाज उठाइए। तो लोगों को अपने राइट के लिए अवगत कराना और उसके लिए आवाज उठाने की जो एक परंपरा बनाई गई, एक ऐसी हायरार्की, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि मैं जान सकूं कि मेरे क्या लीगल राइट्स हैं और मुझे कैसे इसके बारे में बात करनी है, उसको हम टर्म इन किए लिबरल नेशनलिज्म। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ और इसकी नौबत क्यों आई? अब हम जब 19वीं सेंचुरी में चलेंगे, 1830 के आसपास की लमसम, तो आपको पता है कि नेपोलियन ने जब फ्रेंच का एक्सपेंशन करना शुरू किया तो कई सारी टेरिटरी का कब्जा किया। ठीक है, अब उस टेरिटरी का कब्जा किया, उसमें कई सारी चीजें उसने ऐड की, सब्सट्रैक्ट की। बट द यूनिफिकेशन टर्म जो आता है वो होता क्या है कि प्रशा, प्रशा क्या करता है कि छोटे छोटे राज्यों को, जो छोटे छोटे राज्य थे, किंगडम्स थे, जो अभी भी अस्तित्व में थे, उनका एक संघ बनाता है, उनको यूनाइट करता है एक बैनर के नीचे। और जब नेपोलियन था तो नेपोलियन ने जितना भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया उसमें अलग अलग लॉ चल रहे थे, कहीं कुछ था, उसके जाने के बाद कहीं कुछ था, तो बिजनेसमैन को काफी दिक्कत होती थी ट्रेड करने में। तो प्रशा ने सबको एक कर लिया और कहा कि अब आप एक टेरिटरी के नीचे आइए, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये उस टेरिटरी में इम्प्लाई होंगे और सभी लोगों को सेम राइट से डील किया जाएगा। तो यूनिफिकेशन मतलब क्या था कि ये प्रशा का इनिशिएटिव था। छोटे छोटे जो किंगडम बिखरे हुए थे, छोटी छोटी जगह, जो छोटी छोटी आप ये कहिए कि टेरिटरीज थी, उनको एक करके एक बैनर के नीचे लाना। और जब आप एक करके एक बैनर के नीचे लाते हैं और इक्वलिटी देते हैं तो फिर वहां आप बात करेंगे कि नेशनल सेंटीमेंट्स
या नेशनलिज्म अब आएगा, क्योंकि अब लोग ये देखेंगे कि हम सब एक टेरिटरी के हैं और हमें इक्वालिटी है, हम इक्वल हैं, तो अब हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें और अपने भी राइट्स को आगे बृहत्तर रूप पे फैलाने के लिए और पाने के लिए हम बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के बारे में। मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इन सारे टॉपिक्स का या एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक का वीडियो जब भी आती है, तो अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी पे बेस्ड नोट्स हैंड रिटन, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो विस्कस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां आप जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और आप जो है आपको नोट्स जो भी चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको भेज दी जाएगी। अनदर आपके पास सोर्स ये है कि आप व्हाट्सएप पे विस्कस एकेडमी चैनल को फॉलो करिए, वहां से भी आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ ऐसी किसी सी मजेदार सी बढ़िया सी वीडियो से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।